भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया 8 मई और 9 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां भारतीय सेना अपनी कार्रवाई पाकिस्तान पर कर रही थी, वहीं भारतीय मीडिया में क्या चल रहा था। पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गए, लाहौर पर कब्जा है, तमाम तरह की भ्रामक जानकारियां दी गई, जिसका खंडन जो है, जिस पर जो है विस्तृत रिपोर्ट जो है वाशिंगटन पोस्ट में आई है। क्या है भारतीय मीडिया की स्थिति? कई बड़े चैनलों का उन्होंने हवाला दिया। क्या ऐसे ही लोकतंत्र का स्तंभ खड़ा रहेगा? जानते हैं पूरे विश्लेषण में वाशिंगटन पोस्ट में क्या-क्या आया है और भारतीय मीडिया की क्या स्थिति है। कैसी दशा, क्या वो सरकार की चाटुकार हो गई है या फिर राष्ट्रभक्ति, अंध राष्ट्रभक्ति, अति राष्ट्रवाद के पीछे जो है, जो एक नॉर्म होता है, आर्मी नॉर्म या युद्धकालीन नॉर्म्स, उन नॉर्म्स को मीडिया ने कितना पालन किया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राम पुनियानी, आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर रह चुके हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय मीडिया के बड़े घरानों की कैसे धज्जियां उड़ाई है। इस पर मीडिया क्यों खामोश है, हमारा लोकतंत्र क्यों खामोश है, प्रधानमंत्री क्यों खामोश है, जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। ये जो खबर मैंने फॉरवर्ड की है, ये स्पष्ट रूप से बताती है कि एक मीडिया का तबका, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, ज़्यादातर मीडिया का काम होना चाहिए कि वो सरकार के कामों की आलोचना करे ताकि सरकार बेहतर तरीके से चल सके। मीडिया का काम होना चाहिए जनता की आवाज़ को सामने लाना ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। पर इस मीडिया ने पूरा उल्टा रोल कर दिया है। 2003 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मीडिया के बहुत सारे मालिकों से बहुत गहरी दोस्ती की और इसके चलते उनके करीबी जो उद्योगपति हैं, उन्होंने प्राय सभी बड़े टीवी चैनल्स और समाचार पत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और उसके बाद से लगातार इतनी हालत खराब हो गई कि कई लोगों ने टीवी देखना छोड़ ही दिया, क्योंकि उन्हें पता था इसमें केवल एक सरकारी पक्ष दिखेगा। फिर भी उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, गाँव में, कस्बों में, शहरों में उनकी पहुंच बहुत बड़ी है। और वो जिस प्रकार से खबरों को दे रहे हैं, अब पत्रकारिता में तो सब लोग जानते हैं, मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, पर वो एक होता है क्रॉस चेक करना। आपकी कोई खबर आई तो उसके स्रोत को मजबूती से जांच करना। आप जब कोई चीज़ जनता तक ले जा रहे हैं तो वो अफवाहों के आधार पे नहीं कर सकते आप, उसका मजबूत स्रोत होना चाहिए और वो सोर्स के आधार पे उसकी विश्वसनीयता को क्रॉस चेक करना चाहिए। ये स्रोत को चेक करना, ये पत्रकारिता का मुख्य एक भाग है। और अभी जो आपने तारीख बताई, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा मीडिया जैसे हाइपर एक्टिव हो गया, वो एक ऐसी दशा में चला गया जिसको हिस्टीरिया भी कह सकते हैं। और वे सिर्फ बिना लगाम के जो मर्जी आए, जो जिसकी कल्पना थी उसके अनुसार उन्होंने खबरों को फैलाना शुरू कर दिया। और ये वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है, ये उसी का एक कंपाइलेशन है कि किस प्रकार से अलग अलग टीवी चैनलों ने दावे किए जिनमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। अब एक चैनल कहता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई, दूसरा चैनल कहता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, बंकर में चले गए। तीसरा कहता है कि वहाँ के जो मिलिट्री थी, उनका जनरल मुनीर, उनका तख्ता पलट हो गया। और एक तो दूसरा मैंने खुद ही देखा था, कराची एयरपोर्ट पर हमला है और कराची 1971 में जितना उसकी हालत खराब थी, उससे भी खराब हालत कराची की होने वाली है। तो ये उन्माद एक प्रकार का जो अति राष्ट्रवाद का उन्माद है, इन लोगों ने भस्मासुर की तरफ फैलाया। जिन्हें जो भस्मासुर होता है वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता। शुरू में तो जो उसको करता है उसके नियंत्रण में होता है, पर बाद में वो ये नियंत्रण खो देता है और अपनी मन मर्जी से उसी रास्ते पर भयंकर तेजी से चलता जाता है।
तो ये मीडिया ने जो चीजें कही वो एक प्रकार का लोगों में भी उन्माद जगाने का काम था। और ये पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो खैर अनैतिकता है, ये बिल्कुल अनैतिक है कि आप बिना ग्राउंड, बिना सोर्सेस के, बिना सच्चाई के आप किसी खबर को फैला रहे हैं, क्योंकि आपकी वो कल्पना की उपज है। आप ये कल्पना कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अब क्या कर दिया, वो तो फिर जो सेना के जो लेफ्टिनेंट कर्नल 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 थी, कर्नल सोफिया ने और विंग कमांडर, उन्होंने, ये दो महिलाओं ने स्पष्ट रूप से बताया भारत ने क्या किया है। उनके आतंकवादी हमलों पर, आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं, ये बात थी। और इसमें भारत सरकार का डायरेक्ट कुछ रोल नहीं था। मीडिया ने जो किया वो अपने मर्जी से किया। सरकार का एक था कि सरकार की खबरों का तुरंत खंडन नहीं किया, और सरकार ने या जो मीडिया पे नियंत्रण करने वाली बॉडी रहती है, उन्होंने भी इस प्रकार से उनको निशाने पे नहीं साधा जिस प्रकार से इन्होंने गलतियां की थी। तो खैर, ये हमारी पत्रकारिता किस प्रकार से डूब रही है, बड़े चैनल्स किस प्रकार से, बड़े टीवी चैनल्स, बड़े उद्योगपतियों वाले, ये किस प्रकार से आज समाज की सच्चाई के खिलाफ जाकर अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। खैर, ये एजेंडा उग्र राष्ट्रवादी है, और उग्र राष्ट्रवाद की परिणति बहुत खराब होती है। उग्र राष्ट्रवाद शुरू में तो लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अपने देश की बहुत भलाई कर रहे हैं, पर बाद में जाकर जब इसका गुब्बारा फूटता है तो ये काफी देश को ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसे उग्र राष्ट्रवाद के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं, और उसमें जो झूठ फैलाने का काम है, अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े झूठ फैलाकर भी ये मीडिया आत्म परीक्षण क्यों नहीं कर रहा। अब ये दूसरी बात होती है कि जैसे आपने एक बार गलती से कुछ कर दिया, आपको पता चल गई गलती क्या है, तो आप क्या करेंगे, उसको सही करके लोगों के साथ ले जाएंगे, माफी मांगेंगे, कहेंगे कि भैया हमने ये काम नहीं करना था, जो हमसे हो गया। पर उसके उलट वो खामोश है, अपनी बातों पे डिगा हुआ है। उन्होंने, किसी ने इस पर माफी नहीं मांगी कि हम गलत समाचार दिए थे, उसके लिए माफी चाहते हैं, वास्तविक समाचार इस प्रकार का था। तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि ये सच्चाई को लाने के लिए भी वॉशिंगटन पोस्ट का सहारा लेना पड़ा, एक एक विदेशी अखबार का सहारा हमको लेना पड़ रहा है। खैर, यहाँ तो एक बात स्पष्ट थी, ये जो कर रहे हैं वो उन्मादी बात है, पर उसको पूरा सिलसिलेवार तरीके से एक विदेशी पेपर ने हमारे सामने लाया, तो खैर उनका धन्यवाद। और पर इसकी परिणति तभी हो सकती है जब अखबारों का ये तबका एक बार आत्मपरीक्षण करे कि वो किस प्रकार से सच्चाई की हदों को लांघकर पत्रकारिता के एथिक, पत्रकारिता की नैतिक को किस प्रकार से चूना लगा रहा है, किस प्रकार से समाप्त कर रहा है। ये एक उस प्रकार का होना चाहिए। ये भी जो उन्होंने किया है वो अक्षम्य है, इसको माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पे आश्रित रहते हैं अपने विचार बनाने के लिए। तो उसमें इन्होंने जो जिस प्रकार के विचार बनाए होंगे उस दौरान, उससे कितना एक हिस्टीरिया, मास हिस्टीरिया प्रकार का पैदा हो गया, वो देश के लिए उचित नहीं। तो मैं तो खैर धन्यवाद करूंगा इस अखबार का, उन्होंने एक बहुत विश्वसनीय तरीके से बहुत बेहतरीन रिपोर्ट हमारे सामने रखी है। कई चीजें इसमें हमको पता थी, कई चीजें जब ये कह भी रहे थे तब भी लग रहा था इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। तो बात पिछले कई सालों से चल रही है कि गोदी मीडिया के नाम पर किस प्रकार से एक उनकी बदनामी तो हुई है, और उनकी विश्वसनीयता में भी एक कमी आई है। तो ये विश्वसनीयता पहले से और खराब हो गई है। तो ये एक संकट की घड़ी है पत्रकारिता जगत के लिए। तो उम्मीद ये की जाना चाहिए कि ये पत्रकार जिन लोगों ने इस प्रकार का जानबूझ के गलत खबरें, जानबूझ के अल्ट्रा नेशनलिस्ट चीजों को सामने रखा, उन्हें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए और अपने तौर तरीकों को बदलने की पूरी कोशिश करना चाहिए।
सर, पत्रकारिता जगत की बात कह रहा हूं। पिछले 100 साल को अगर 4 खंडों में 25-25 साल का मैं इतिहास देखूं, आमूल चूल तौर जी पर, आजादी का 100 साल पहले जो है 2025 चल रहा है, 1925 से ही अगर मैं बात करूं, तो तमाम राष्ट्रीय आंदोलन कि जितने भी पुरोधा नेता थे, सभी किसी न किसी पत्रकारिता के दौर से, पत्र लेखनी के दौर से जुड़े हुए थे, किसी मीडिया संस्थान से जुड़े हुए थे। और जी आजादी के लड़ाई में जो है पत्र और पत्रकारिता एक मिशन का काम कर रही थी। और आजादी के बाद मीडिया के मूल्यों में कैसे गिरावट हुई, फिर एक दौर आया इमरजेंसी का, उस दौर में भी मीडिया का कुछ बिंदुओं पर, कुछ अंशों पर जो है ह्रास हुआ। उसके बाद एक दौर आया जब ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, उदारीकरण की बात हुई। तो आप पूरे 100 साल के संदर्भ में कैसे मीडिया के चाल, चरित्र और चेहरे में ह्रास को देख रहे हैं, उस पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें। आज़ादी के दौर ये में गांधी भी थे, नेहरू भी थे, अंबेडकर बाबा साहब भी थे, केसरी भी थे, बाल तिलक भी थे। हाँ, देखिए ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि शुरू के दौर की अगर याद की जाए तो ये सब बड़े नेताओं का जो आप नाम ले रहे हैं, सब किसी न किसी अखबार से जुड़े थे। अखबार से जुड़े थे और सक्रिय रूप से लेखन करते थे। ये सब नेता जो आप कह रहे हैं, इवन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी केसरी नाम का बिल्कुल, अखबार लिखा था। गांधी जी का भी वो था नवजीवन, हरिजन, और बाबा साहब अम्बेडकर का तो खैर कहना ही क्या, वो तो लगातार अलग-अलग प्रकार से लिखते रहते थे। नेशनल हेराल्ड था नेहरू का। तो ये लोगों ने उस समय पत्रकारिता में प्रॉफ़िट, ये बात कोई सोची नहीं। हुँ, पत्रकारिता ये है कि हम एक, ये हमारे मिशन का एक भाग है। हमको जो देश बनाना है, उसकी रूपरेखा लोगों तक पहुँचाने का ये एक भाग है। उस रूप में पत्रकारिता आई। और आज 100 साल बाद जब हम देखते हैं, तो अभी मैंने एक बड़े मीडिया मालिक का स्टेटमेंट देखा था। वो कहते हैं अखबार क्या है? अखबार यानी एडवर्टाइज़मेंट्स को कवर करने के लिए बीच में कुछ समाचार डाल देना। हुँ, तो कहाँ से कहाँ हम आ गए। यानी अभी वो एक मुख्य रूप से लाभ का ज़रिया हो गया है, प्रॉफ़िट का माध्यम हो गया है। और जो प्रतिबद्धता इतने बड़े-बड़े पत्रकार हमारे यहाँ हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से, ईमानदारी से इस विधा को बहुत विकसित किया, उसके उलट आज क्या हो रहा है कि आपका अखबार बिकता कितना है, एडवर्टाइज़मेंट कितना लाता है, तो उसमें सेंसेशनलिज़्म और एडवर्टाइज़मेंट में फिर ये भी नहीं देखते कि वो एथिक्स वाले पत्र एडवर्टाइज़मेंट हैं या ऐसे हैं जो लोगों के लिए नुकसानदायक हैं। जैसे आज देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो कई ड्रिंक्स हैं, कई जो सिगरेट्स हैं, कई जो लग्ज़री स्थान, वो लोगों के लिए कुछ काम के नहीं है। फिर भी अखबार बड़े-बड़े इसमें को ले जाते हैं। मीडिया के कई ऐसे तबके हैं जो आज ये जो जुआ लगाना, उसको प्रमोट करते रहते हैं, बड़े-बड़े एक्टर्स के माध्यम से। तो 4 भागों में देखा जाए तो पहला भाग जो आप कह रहे हैं गांधी, नेहरू, तिलक का, ये तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता का स्वर्णिम युग कहा जाना चाहिए। और आज़ादी के बाद भी आज़ादी के बाद भी बहुत सालों तक हम एक बहुत उच्च कोटि की पत्रकारिता देखते रहे हैं। जैसे मुझे लगता है 50 का दशक हो, 60 का दशक हो, 70 के दशक तक तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हमेशा अखबार पढ़ने की मेरी आदत रही है। तो 50, 60, 70 के दशक में भी हमारी पत्रकारिता के मानदंड जो थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। और 1900, अभी मैं इसमें 2003 की बात पे आता हूँ सीधा, में जो जी। भी उतार चले आएँगे। 2003 के बाद इसने जो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री फॉल, एकदम नीचे डुबकी मारी है नैतिकता के संबंध में, सच्चाई के संबंध में और बाकी सब चीज़ों में इन्होंने एक भयंकर डुबकी ली है। और आज टीवी शो पे चिल्लाना और शुरू-शुरू में 92, 93 के बाद कई सारे मैं डिबेट्स देखता था। इतनी शालीनता से प्रेरित किए जाते थे
उसमें आपको सीखने को भी मिलता था और उसमें आप देखते थे कि आपको एक सच्चाई आपके पास आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि एक माध्यम हो गया है दो दो मुर्गों को लड़ाने का, और उसमें एंकर की जो भयंकर सीखती हुई आवाज़, वो सब को अपनी आवाज़ के नीचे दबा देती है। तो पत्रकारिता का जो पतन हुआ है, उससे क्या हम उभर पाएँगे, ये भी एक सवाल उठता है। आज जिसको पत्रकारिता माना जाता है, हाँ, ये है कि अब जैसे आपके जैसे चैनल हुए और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों चैनल आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक सच्चाई की मशाल को ज़िंदा रखने में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इस बात को मैं मान्य करता हूँ। क्योंकि आज सच्चाई देखना हो तो ये यूट्यूब पर आधारित है। कुछ चुनिंदा, यूट्यूब में भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो केवल पैसे के आधार पर करना चाहते हैं, और कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो बस समर्पित हैं सच्चाई के लिए। और ये खुशी की बात है कि उनके चैनल अच्छी तरीके से प्रगति भी कर रहे हैं, और यही उम्मीद इसी से एक उम्मीद की जा सकती है, जबकि जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना मुझे लगता है उचित नहीं है। सर, अभी आप पत्रकारिता की और उसके संदर्भों की बात की, उसमें एक संदर्भ और भी आ जाता है। विज्ञापन तो उसका एक पार्ट है पत्रकारिता का, मीडिया का, लेकिन पेड न्यूज़ जो है, वो अपने आप में बहुत बड़ा भ्रामक, और जो है वो आपको समझ ही नहीं पाएँगे कि वो ये खबर वास्तविक खबर है या इस खबर को चलाने के लिए वो पहले से वो प्लांटेड स्टोरी है। तो ऐसे में हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो क्या जनता को खबर दिखाई जा रही है या प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है? देखिए, आज जो जनता को दिखाया जा रहा है उसमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, और आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कई जो शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली पार्टियां हैं, वो न्यूज़ को प्रभावित करती हैं, दबाव से या फिर पैसे से, दोनों तरीकों से उसमें वो ये करने की कोशिश करती हैं। और तो जनता के लिए तो बहुत एक नुकसानदायक चीज़ें चल रही हैं। पेड न्यूज़ हो या अभी का दबाव के आधार पे पत्रकारिता हो, या कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी विचारधारा एकदम भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी विचारधारा में ही है गलत चीज़ों को फैलाना, समाज में नफ़रत को बाँध देना, ये भी उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ है। चलते-चलते सर एक आखिरी सवाल। जी। मीडिया की बात को हम अगर जिस रूप से चरित्र चित्रण कर रहे हैं, उसमें एक सवाल ये हो जाता है कि आखिर जनता के पास, लोगों के पास ऑप्शन क्या है? क्या करें, कैसे पहुँचे, कैसे छानें कि ये हमारे लिए जो है, और दूसरी एक सवाल ये भी रहेगा कि पिछले दशक की बात, 1-2 दशक पहले की भी बात, 2000 के बाद की बात कह रहा हूँ, 25 सालों की बात कह रहा हूँ। क्या पत्रकारिता और मीडिया के संबंध में जन सरोकार पीछे हो गई है, और केवल राजनीति और महिमा मंडन की जो क्वालिटी होती है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य में किसी भी सरकार हो, तो वो जिस राज्य में है मीडिया उससे इतर नहीं जा पाती है, और केंद्र में हो तो केंद्र के सरकार के हिसाब से। बाकी जन सरोकार के मुद्दे, शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य के, तमाम ऐसे मसले हैं देश में, उन पर कभी डिबेट या फिर इस तरह की कोई बहस नहीं दिख पा रही है। केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट और हिंदू, मुसलमान और तमाम अलग-अलग चीज़ें, जिनका जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। जी। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। आपने जो भी बात कही, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना। सिर्फ़ एक ही उसमें कहना है कि आज जो आपके जैसे चैनल्स हैं, भले ही छोटे हों, भले ही इनकम कम हो, भले ही एडवर्टाइज़मेंट ना हो, पर ये वो माध्यम है जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भरोसा आ रहा है। लोगों को लगता है हाँ भाई ये इसका चैनल है और इसमें हमको सच्चाई देखने को मिलेगी। इसलिए आप देखेंगे कि इसी प्रकार के चैनल्स की व्यूअरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत बढ़ी भी है, लाखों में है। और ये एक माध्यम है जो ये जो कमिटेड, जो लोग प्रतिबद्धता रखते हैं समाज की बेहतरी के लिए, उनको यही प्रकार का अपनाना पड़ेगा। अभी तो मैं देखता हूँ
कि हमारे बड़े-बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े वकील, वो भी खुद का चैनल चालू कर रहे हैं। वो कुछ पैसे के लिए नहीं, पर ये बात उनको दिख रही है कि जो बात वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो नहीं पहुँच रही। इसलिए वो इस चीज़ों वो कर रहे हैं। ऐसा मैं नाम नहीं लूँगा, पर ऐसे बहुत सारे हैं हमारे प्रतिष्ठित लोग जो खुद इस प्रकार का चैनल चलाते हैं, और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज की मीडिया ने जो अविश्वास फैलाया है, झूठ फैलाया है, गंद फैलाया है, उसके मुकाबले में एक सही चीज़, एक आदर्शवादी चीज़, एक नैतिकता से ओत-प्रोत चीज़ों को लोगों तक ले जाएँ, इसके लिए ये एक बड़ा अच्छा रास्ता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार के माध्यम से जुड़कर एक सच्ची जानकारी को जी, लोगों बहुत तक बहुत पहुँचाने शुक्रिया सर। पत्रकारिता और पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग ये अपने आप में आत्मचिंतन विश्लेषण करें। आजादी के दौर में सामाजिक सरोकार के मुद्दों के को लेकर हीरो बना मीडिया आज सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर विलेन क्यों नजर आ रहा है? क्या कमी रह गई है? कहाँ हम अपने आप से छूटते जा रहे हैं? सरकार और लोकतंत्र के नुमाइंदे के रूप में हमारी एक स्तंभ स्थापित हुई थी। हम सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी थे। क्या वो कड़ी कहीं छूटते जा रही है? हमारा अपना जो काम था सवाल पूछने का, क्या हम सवाल ढंग से, सही से और उचित माध्यम से पूछ पा रहे हैं? क्या सरकार उतनी ही संवेदनशील है? पत्रकारिता दौर पर बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर भी सोचनीय है। स्थिति सोचनीय है कि आप कब राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह और सरकार के सवाल पूछने पर जो है गिरफ्तार कर लिए जाएँ। ये तमाम ऐसी चिंता करने की विषय वस्तु है, जिससे मीडिया घरानों को भी एक तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करना होगा कि नहीं, हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं और सवाल पूछना मेरा अधिकार है अधिकार। और आपका जवाब देना अधिकार है। नहीं तो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन और खोजी पत्रकारिता के ज़रिए जो है एक से एक और बड़े से बड़े काले कारनामों को उजागर किया है और लोग उन पर दिल से विश्वास करते थे। विश्वास आपको कायम करनी है, ये आप तय करें कि आप सरकार के पिट्ठू हैं, गुलाम हैं या फिर जनता के नुमाइंदे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अमर।